एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे एंड पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर्स। माय नेम इज टापुर उमर, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। एंड आज हम फाइनली आ चुके हैं नेक्स्ट अपने रैपिड रिवीजन के साथ, विच इज रैपिड रिवीजन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक कंसेप्ट्स, प्रिंसिपल्स and of course and techniques and all basically GOC and organic chemistry। समय है हमारे पास बहुत कम एंड मैं इससे पहले आपको बता दूं कि अगर आपको इस वीडियो का डिटेल वर्जन देखना है तो वन शॉट इसी चैनल पे अपलोड हो चुका है, तो उसे जरूर कंसिडर कर लेना। अगर आप सिर्फ एक क्विक रिवीजन और रैपिड रिवीजन चाहते हो तो दिस इज फॉर यू ऑल। सो यार लेट्स गो अहेड। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कार्बन से। कार्बन इज द मेन हीरो ऑफ दिस चैप्टर, है ना। तो कार्बन की टेट्रावैलेंसी होती है, यानी कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, अगर हम बात करें के एलिमेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये कार्बन जो है ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, अब हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं। इसके 3 स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे। एक होता है चेन स्ट्रक्चर, जिसमें हम स्ट्रेट चेन में कार्बन लगा देते हैं और हाइड्रोजन शो कर देते हैं ऐसे। ठीक है, एक होता है कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। इसी में अगर मैं कंडेंस्ड फॉर्म में लिख दूं, इसी को अगर मैं छोटे फॉर्म में लिख दूं तो ये होता है इसका कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। एंड अगर इसी को मैं बिना किसी भी कार्बन या हाइड्रोजन के शो करूं बॉन्ड से, तो ये होता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, यानी कि यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन मैंने ऐसे लगा दिए। बेसिकली लगाना नहीं है, सिर्फ आपको ऐसे बॉन्ड लाइन से ही शो कर देना है। ठीक है, तो एक होता है इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। इसका अगर हम 3D स्ट्रक्चर की बात करें तो 3D स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हमें इमेज में बनी रहती है बुक में। क्या मतलब होता है इसका? इसमें जो ये वेज लाइन है, सॉलिड वेज है, ये बता रहा होता है कार्बन के जो 4 बॉन्ड होते हैं बेसिकली, कार्बन के जो 4 बॉन्ड होते हैं बेसिकली, उसमें से जो बॉन्ड आपकी तरफ आ रहा है वो आप इस सॉलिड वेज से डिनोट करते हो, है ना। जो आपसे दूर जा रहा है बॉन्ड, वो बॉन्ड आप शो करते हो ऐसे डैश्ड लाइन से। एंड बचे हुए जो 2 बॉन्ड है जो एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, उन्हें आप नॉर्मल बॉन्ड से शो कर देते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन करते हैं तो 2 टाइप से होते हैं। एक होते हैं एसाइक्लिक, ठीक है, जैसे आप एलिसाइक्लिक भी बोलते हो, एंड दूसरे होते हैं साइक्लिक। तो एक ओपन चेन वाले हो गए और एक क्लोज्ड चेन वाले हो गए। क्लोज्ड चेन फर्दर 2 टाइप के होते हैं। नंबर 1 होमोसाइक्लिक या तो हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का मतलब है कि जो चेन है उसमें एक जैसे सारे कंपाउंड, सारे एलिमेंट्स एक जैसे लगे हुए हैं। ठीक है, तो वो होमोसाइक्लिक हो गया। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब कार्बन 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 लगा है, सपोज बीच में एक ऑक्सीजन आ गया, उसी साइकिल में क्लोज्ड चेन में एक और एलिमेंट एक्स्ट्रा आ गया, यानी कि कोई डिफरेंट एलिमेंट आ गया, तो आप बोलोगे हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक फर्दर 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं एलिसाइक्लिक, एक होते हैं एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक का मतलब है जिसमें सेम कार्बन 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 या कोई भी सेम एलिमेंट से मिलके, ऑफ कोर्स आप ऑर्गेनिक पढ़ोगे तो कार्बन वाले एलिमेंट्स ही पढ़ोगे। ठीक है, तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स का मतलब होता है जब सारे के सारे सेम एलिमेंट्स लगे हों, दैट इज एलिसाइक्लिक। और दूसरे होते हैं हमारे एरोमेटिक। एरोमेटिक का मतलब होता है जिसमें एरोमेटिसिटी हो, है ना, जो आपने हाइड्रोकार्बन्स वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, है ना, जिसमें यू कैन से ऑल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड हो, है ना, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन बैठे हों, जैसे कि बेंजीन। एरोमेटिक भी 2 टाइप के होते हैं, जैसे एक मैंने बताया बेंजीन, और कुछ ऐसी भी रिंग होती है जो बेंजीन स्ट्रक्चर की नहीं होती, तो उसे आप बोलते हो नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये आपका क्लासिफिकेशन हो गया। आईयूपीएसी की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इसका फुल फॉर्म होता है। एंड आईयूपीएसी आप कुछ रूल्स के बेसिस पे करते हो। सिंपल टर्म्स में बताऊं तो सबसे पहले एक सब्स्टिट्यूट का नाम लिखते हो, देन रूट वर्ड का नाम लिखते हो, देन बॉन्ड का नाम लिखते हो, एंड देन आप फंक्शनल ग्रुप लिखते हो। अगेन डिटेल वर्जन आपको मिल जाएगा वन शॉट में। ठीक है, सो इस तरीके से आईयूपीएसी होता है। एक फंक्शनल ग्रुप, पेरेंट चेन, मेन चेन सेलेक्ट करते हो, सबसे पहले नंबरिंग करते हो मेन चेन के कार्बन की, फिर उसके बाद जो मैंने आपको लिखने का ऑर्डर बताया उसे आप फॉलो करते हो। ठीक है, अच्छा, बगल में ट्राइवियल सिस्टम का भी चार्ट लगा हुआ है, यू कैन लर्न द ट्राइवियल नेम आल्सो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्रांच चेन के लिए नॉमेनक्लेचर। तो ब्रांच चेन के लिए हमें पता है एक रिंग में अगर हम बेंजीन की बात करें तो पहला कार्बन और छठा कार्बन, पहला कार्बन और उसके जस्ट नीचे 4th वाला जो कार्बन होता है, 1st एंड 4th कार्बन को पैरा पोजीशन बोलते हो, है ना। तो यानी कि 1st पोजीशन और उसके जस्ट नीचे वाली पैरा पोजीशन, बगल वाली जो 2 पोजीशन होती है ये होती है ऑर्थो वाली पोजीशन, एंड नीचे वाली होती है मेटा पोजीशन। तो अगर एक बेंजीन में मैं एक बेंजीन रिंग की बात करूं यहाँ पे, तो ये ऑर्थो है हमारे, ये दोनों ऊपर और नीचे पैरा, एंड ये दोनों मेटा ऑर्थो पैरा पोजीशन। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसकी नॉमेनक्लेचर कर सकते हो। मैं फिर से आपको बता दूं, बेंजीन जो होता है या जो आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं जनरली, उनमें आपको ट्राइवियल सिस्टम से नेम याद करना होता है। अगर बेंजीन से डायरेक्टली CH3 लग गया तो उसे आप टॉलिन बोलते हैं। अगर डायरेक्टली O और CH3 लग गया तो आप उसे एनिजोल बोलते हो। अगर डायरेक्टली NH2 लग गया तो अमीन बोलते हो। अगर डायरेक्टली OH लग गया तो उसे फिनॉल बोलते हो। ठीक है, अगर NO2 लग गया तो आप उसे नाइट्रोबेंजीन। तो यहाँ पे कुछ आपको कॉमन नेम्स भी लिखे हैं जो आपको याद करने हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ फंक्शनल ग्रुप का चार्ट लगा दिया
मैंने बेसिकली एल्डिहाइड क्या होता है, एल्डिहाइड का मतलब होता है सी डबल बॉन्ड ओ के एक साइड चेन लगी हो और दूसरे साइड कुछ भी ना हो तो वो एल्डिहाइड होता है, या हाइड्रोजन हो दूसरे साइड। कीटोन क्या होता है, दोनों साइड चेन लगी हो। कार्बोक्सिलिक एसिड ऊपर ऑक्सीजन बगल में OH ग्रुप लगा हो, COOH ग्रुप। ROR हो जाए तो ईथर, RCOOR हो जाए तो वो ईस्टर होता है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख के लगा दी है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने उनके भी नाम लिख दिए हैं। अगर कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा लग जाता है जब, तो जो सब्स्टिट्यूट वाला नाम होता है वो नाम भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका नॉमेनक्लेचर हो गया। आइसोमर्स, आइसोमर क्या होते हैं, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट जब हम इनका स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो डिफरेंट आता है, तो उन्हें हम बोलते हैं आइसोमर्स। आइसोमर्स यहाँ पे दो टाइप के होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वो डेफिनेशन होगी जो मैंने आपको अभी बताई। इसके फर्दर 6 पार्ट्स होते हैं जिनमें से ये वाले आपके में नहीं है, तो 4 पार्ट्स अगर हम समझे तो क्या होते हैं, चेन आइसोमर्स। जब कार्बन की एक स्ट्रेट चेन बन जाए तो उस टाइम पे आप बोलते हो उसे चेन आइसोमर। अच्छा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट आना चाहिए। जैसे ब्यूटेन एंड 2 मिथाइल प्रोपेन, जब इनके आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो डिफरेंट आएंगे, बट जब हम इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालते हैं तो वो सेम आता है। नेक्स्ट होता है हमारे पोजीशन आइसोमेरिज्म। अगर मैं किसी भी आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बदल दूं, है ना, जैसे मैंने बोला ब्यूटेनॉल, मतलब OH कहां पे लगा है, फर्स्ट पोजीशन पे लगा है। फिर मैंने आपसे बोला नहीं ब्यूटेन टू ऑल, मतलब OH जो है वो सेकंड कार्बन पे लग गया, तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को बदल दिया, तो इसे आप बोलोगे पोजीशन आइसोमेरिज्म। आप यहाँ पे बॉन्ड भी बदल सकते हो, है ना, prop 1 इन prop 2 इन, है ना, तो बॉन्ड की पोजीशन बदलना, तो ये हमारे पोजीशन आइसोमेरिज्म होते हैं। फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बदली तो पोजीशनल आइसोमेरिज्म, और अगर फंक्शनल ग्रुप ही बदल दिया तो वो होता है हमारा फंक्शनल आइसोमर। मैंने आपसे बोला यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब मैंने इस ऑक्सीजन को उठा के यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब हाइड्रोजन अगर आप काउंट करोगे यहाँ पे 3 लगे होंगे, यहाँ पे 2 लगे होंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो ओवरऑल अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे 4 कार्बन है, 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। इसमें काउंट करो 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, है ना, 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन है, 4 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है। लेकिन अगर आप देखो तो ये क्या है, ये अल्कोहल वाला फंक्शनल ग्रुप है, ब्यूटेनॉल का एग्जांपल है, एंड ये क्या है, ये हमारे ईथर का एग्जांपल है। तो यहाँ पे हमने फंक्शनल ग्रुप ही बदल दिया, मतलब उठा के ऐसा पोजीशन कर दी कि वो फंक्शनल ग्रुप ही बदल गया, तो इसे आप बोलते हो फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या होता है, अगर कभी भी आपने फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज करने में उसके ईदर साइड जो चेन लगा था, जो एल्काइल ग्रुप लगा था, वो बदल दिया, तो उसे आप बोलते हो मेटामेरिज्म। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे बोला एक एग्जाम्पल ये है एंड एक एग्जाम्पल ये है। अब इसमें एक साइड, दोनों साइड क्या है, इसका नाम क्या है, इथॉक्सी इथेन, दोनों साइड 2-2 चेन लगी हुई है, 2-2 कार्बन की चेन लगी हुई है ना। और इसमें अगर आप नीचे देखो तो एक बार मिथाइल और एक बार प्रोपाइल, यानी कि हमने इसके ईदर साइड जो चेन लगी हुई थी उसको बदल दिया, तो ये होता है मेटामेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करें तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सब सेम रहता है, बस स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाती है। जैसे हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करें तो एक होता है सिस, एक होता है ट्रांस। सिस का क्या मतलब होता है, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मैंने इसे लगा दिया एंड इसके दोनों साइड, इधर CH3 इधर CH3, नीचे H और नीचे H ऐसे लगा दिया, तो अगर ये अल्काइल ग्रुप सेम साइड हैं, एक ही साइड हैं, एक एक अलग अलग कार्बन पे एक ही साइड लगे हैं, तो इसे आप बोलते हो सिस। एंड अगर इसी CH3 को मैं उठा के यहाँ पे लगा दूं एंड इधर हाइड्रोजन कर दूं, तो अगर ये ऑपोजिट साइज है तो इसे आप बोलते हो ट्रांस, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जहां पे ऑफ कोर्स प्लेन पोलराइज लाइट की पोजीशन की वजह से कोई भी चेंज है ना, जिसमें बनता है नॉन सुपर इंपोजेबल इमेजेस वगैरह बनती है ना कायल कार्बन में, तो इसे आप बोलते हो ऑप्टिकल। ऑप्टिकल आपके कोर्स में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है। फिजन 2 टाइप से होता है, अगर हमने किसी भी कार्बन कार्बन का बॉन्ड तोड़ा तो 2 टाइप से फिजन होगा, या तो उनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन बराबरी से चला जाएगा जिसे आप बोलते हो होमोलिटिक फिजन, या तो किसी एक के पास सारे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो उसे आप बोलते हो हेटेरोलिटिक फिजन, है ना। होमोलिटिक फिजन में क्या फॉर्म होता है, होमोलिटिक फिजन में फ्री रेडिकल फॉर्म होते हैं, क्योंकि होमोलिटिक का मतलब है कि एक एक कार्बन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन बराबरी से आ गया, है ना। हेटेरोलिटिक में क्या हो सकता है, किसी एक कार्बन पे पॉजिटिव, है ना, और किसी एक कार्बन पे नेगेटिव। तो हेटेरोलिटिक में एक साइड इलेक्ट्रॉन चला जाता है, हो सकता है उस साइड इलेक्ट्रॉन गया हो, जिस साइड इलेक्ट्रॉन जाएगा उस पे नेगेटिव, दूसरे साइड पॉजिटिव, हो सकता है इस साइड आया हो तो इसको नेगेटिव और उसको पॉजिटिव, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा हेटेरोलिटिक फिजन होता है। यहाँ पे कार्बोकैटायन और कार्बेनायन का फॉर्मेशन होता है। सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाता है इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन और रिएक्शंस, तो याद रखना कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। कार्बन फ्री रेडिकल का भी 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री।
एंड कार्बन आयन का 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ठीक है। मतलब 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल, 3 डिग्री फ्री रेडिकल वाला कार्बन सबसे ज्यादा स्टेबल, 1 डिग्री सबसे कम स्टेबल। जस्ट ऑपोजिट होता है कार्ब एनायन में। डिटेल में मैंने आपको उस वीडियो में जो वन शॉट है उसमें समझाया हुआ है। न्यूक्लियोफाइल्स एंड इलेक्ट्रोफाइल को समझते हैं। न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है न्यूक्लियस का लवर। तो अगर हम बोल लें कि ये समोसे जो है ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अगर कोई इसके पास आएगा तो वो इलेक्ट्रोफाइल है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का लवर है। एंड अगर हम इसी समोसे को न्यूक्लियस बोल दें तो इसके पास जो खींच के चला आएगा वो होगा हमारा न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। चलो, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल समझ गए। अब हम कुछ इफेक्ट्स के बारे में जानते हैं। अच्छा, ये सब अटैकिंग रिएजेंट्स थे, हाँ, ये अटैक करते हैं, ठीक है। चलो, अब इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? अगर कभी भी इस तरीके से हम बोल दें कि कोवेलेंट बॉन्ड बना है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, ठीक है। तो अगर मैंने बोला यहाँ पे एक ग्रुप आया, एक कोई ऐसा ग्रुप आया जो इससे इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, तो इसकी तरफ हल्का हल्का नेगेटिव चार्ज और बाकियों पे हल्का हल्का पॉजिटिव चार्ज आता चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पे एक इफेक्ट जनरेट होगा जिसे आप बोलते हो इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो एक परमानेंट इफेक्ट होता है। ये चीज आप कहीं भी नोट जरूर कर लेना। चलो समझते हैं। अच्छा, अब 2 टाइप के इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं, माइनस आई और प्लस आई। अगर ये जो ग्रुप आया है ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, यानी कि खींचने आया है इलेक्ट्रॉन को, तो इस टाइम पे आप बोलते हो माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट जो शो करते हैं, कुछ एग्जांपल भी मैंने लिख दिए हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई ग्रुप आता जो इलेक्ट्रॉन देने आया होता, इस तरफ इलेक्ट्रॉन कर रहा होता, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मैंने लगा दिया होता, तो वो हमारा शो कर रहा होता प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। चलो, नेक्स्ट होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एक टेम्पररी इफेक्ट है, थोड़े टाइम के लिए होता है, फिर अपने आप चला जाता है, ठीक है। ये मल्टीपल बॉन्ड्स के टाइम पे आता है। जब बॉन्ड टूट रहा होगा तो एक अटैकिंग रिएजेंट होगा जो अटैक करने जाएगा, तो जो इफेक्ट वहां पे कुछ देर के लिए लग जाएगा उसे आप बोलते हो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये भी 2 टाइप का होता है, प्लस ई और माइनस ई। अगर बॉन्ड जिसकी तरफ टूटा है, बॉन्ड जो फिजन हो रहा है वो जिस तरफ टूट रहा है उसी पे अटैकिंग रिएजेंट ने अटैक कर दिया, तो उसे आप बोलते हो कि वो है प्लस ई इफेक्ट। एंड बॉन्ड जिस तरफ टूटा है उसी पे अगर अटैक कर दिया, प्लस ई इफेक्ट। एंड बॉन्ड जिस तरफ टूटा है उसके दूसरे पे अटैक कर दिया, तो इसे आप बोलते हो माइनस ई इफेक्ट। नेक्स्ट होता है हमारा रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट को आप यहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हो। ये भी 2 रेजोनेंस इफेक्ट होता है, क्या है, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उनके डीलोकलाइजेशन की वजह से जो इफेक्ट आ रहा होता है वो घूमते रहते हैं कंटिन्यूअसली, है ना। जैसे बेंजीन के हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पता है ना, तो इसे आप बोलते हो रेजोनेटिंग इफेक्ट, ठीक है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स के डीलोकलाइजेशन की वजह से होता है। एक होता है माइनस आर, एक होता है प्लस आर। अगर ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन का हो रहा है अवे फ्रॉम एन एटम या सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप जो लगा हुआ है उसके दूसरे साइड ट्रांसफर हो रहा है, तो उसे आप बोलते हो माइनस आर इफेक्ट। एंड अगर ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन का टुवर्ड्स द एटम या जो भी सब्स्टिट्यूट ग्रुप लगा हुआ है उस कॉन्जुगेट से, तो आप उसे बोलते हो प्लस आर इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है? ये भी एक रेजोनेंस के टाइप का ही इफेक्ट होता है। तो बेसिकली मान लो 2 कार्बन लगे हैं जिसमें एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, तो ये बगल वाला जो CH3 लगा है इसके हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़वा के खुद इससे बॉन्ड बनाने की कोशिश करने लगेगा। तो ये एक यू कैन से इमेजिनरी काइंड ऑफ बॉन्ड है जो इसके और हाइड्रोजन के बीच में लगा है ना। इस कार्बन से जो हाइड्रोजन लगा था उसके बॉन्ड को ये कार्बन लेने की कोशिश कर रहा है, तो इसके पास बॉन्ड नहीं रहेगा कुछ टाइम के लिए, है ना। फिर ये हाइड्रोजन, इसके साथ ये हाइड्रोजन भी लगा है कार्बन से, तो ये कार्बन इससे बॉन्ड बना के थोड़ी देर इससे छोड़ देगा बॉन्ड, फिर बगल वाले से थोड़ी देर बॉन्ड छोड़ देगा। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं एक यू कैन से इफेक्ट देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे कभी इसके साथ बॉन्ड टूट रहा है, कभी इसके साथ बॉन्ड नहीं है, कभी इसके साथ बॉन्ड नहीं है। तो कुछ कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बन के आएंगे, जिसे आप बोल रहे हो यहाँ पे बेसिकली इस मेथड को बोल रहे हो हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। स्टेबलाइजिंग इंटरैक्शन होता है जहां पे डीलोकलाइजेशन होता है एक सिग्मा इलेक्ट्रॉन के, है ना, क्योंकि देखो ये तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन ना, ये तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है ये वाला, तो इसके बीच में हो रहा होता है, ठीक है। इसे आप बोलते हो हाइपर कॉन्जुगेशन। ये एक परमानेंट इफेक्ट होता है, तो ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। तो कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं कुछ हमारे। अच्छा, एक चीज और याद रखना, हाइपर कॉन्जुगेटिंग जितना ज्यादा स्टेबिलिटी होगी कैटायन के इंक्रीज करने के उतने ज्यादा स्ट्रक्चर होंगे, और इसकी भी स्टेबिलिटी ऑर्डर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री होती है, ठीक है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में। तो हमारे पास 4 टाइप की रिएक्शन होती है। एक होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहां पे कोई एक आएगा किसी की जगह ले लेगा, तो वो सब्स्टिट्यूट कर देगा उसे, ठीक है। कोई एक आया, उसने जगह ली और किसी और को बाहर निकलना पड़ गया, तो ऐसी रिएक्शन को आप बोलते हो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। ये जनरली कहां पे होती है? सिंगल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर्स में हो रही होती है। नेक्स्ट होते हैं हमारे पास एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में क्या होगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड, जब पाई बॉन्ड होता है और किसी और को आके ऐड होना होता है, तो वो पाई बॉन्ड को टूटना पड़ता है। जब ऐसी रिएक्शन होगी तो उसे आप बोलते हो एडिशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन, कोई एक आया और उसकी वजह से उसने किसी को हटा दिया,
किसी को हटा के आया है वो, ठीक है, किसी को हटना पड़ा, ये भी पाई बॉन्ड वाले में होता है, तो इसे आप बोलते हो एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। मतलब हमने ना किसी को हटा दिया, एलिमिनेशन, कोई लगा हुआ था हमने उसे हटा दिया, एलिमिनेट कर दिया। अब एलिमिनेट कर दिया तो कार्बन के पास जगह बची, तो कार्बन कार्बन ने डबल बॉन्ड बना लिया, है ना, तो इस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन, तो यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन। रीअरेंजमेंट रिएक्शन, 4 कार्बन से फर्स्ट पोजीशन पे ब्रोमीन लगाए, फिर उसके बाद रिएक्शन जब आगे बढ़ी तो उसमें क्या हुआ, वो ब्रोमीन सेकंड पोजीशन पे आ गया, तो रीअरेंजमेंट हो रहा है, कोई बाहर नहीं निकल रहा, कोई आके अंदर नहीं लग रहा, बट ये रिएक्शन में थोड़ा सा चेंज दिखा, तो इसे आप बोलते हो रीअरेंजमेंट रिएक्शन। सो यस, इस चैप्टर को हल्के मत लेना, बहुत बड़ा चैप्टर है, मैंने वन शॉट कराया हुआ है, उसे देख जरूर लेना, ठीक है, बहुत डिटेल में हर एक कंसेप्ट को वहां पे मैंने समझाया था। दिस इज जस्ट फॉर अ रैपिड रिवीजन, एक क्विक समरी टाइप की थी यहाँ पे। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडे, खत्म, टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। कीप स्टडीइंग एवरीवन, थैंक यू सो मच।